देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बुलेटिन में बात नेपाल की। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुबह होने वाली बैठक अब दोपहर में होगी। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में दरअसल यहां एक मीटिंग होनी थी जो अब दोपहर 2 बजे की जाएगी। 2 बजे तक के लिए ये बैठक स्थगित कर दी गई है। दरअसल जिस तरीके से देश में जबरदस्त उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है, तख्ता पलट हो चुका है। अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर के पूरी कवायद जारी है। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 नामों पर विचार किया जा रहा है। जेनजी ने प्रदर्शनकारियों की तरफ से 4 नाम सुझाए हैं। बालेंद्र शाह और सुशीला कार्की के नामों का सुझाव दिया गया है। साथ ही कुलमन घिसिंग के नाम को भी सुझाया गया है। तो सुशीला कार्की को क्या कमान मिलेगी या बालेंद्र को, इसे लेकर के अभी कुछ स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता। इस बीच राष्ट्रपति भवन में सुबह 9 बजे जो बैठक होनी थी उसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जेन जी की तरफ से जो नाम सुझाए गए हैं उसे लेकर के मंथन लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद के लिए 4 नामों पर विचार किया जा रहा है। जेन जी प्रदर्शनकारियों ने 4 नाम सुझाए हैं। बालेंद्र शाह और सुशीला कार्की के नामों का सुझाव, साथ ही कुलमन घिसिंग और हरका राज संपंग राय का नाम भी सुझाया गया है। तो देखिए, रेस में 4 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जहां सुशीला कार्की को लेकर के कल एक जानकारी मिली थी कि सभी की तरफ से कंसेंसस बन चुका है, सबकी सहमति है इस नाम पर, लेकिन दोपहर होते होते स्थितियां फिर कुछ बदली और बाकी 3 नामों की भी चर्चा एक बार फिर जोर शोर से ली जाने लगी। बालेंद्र शाह का नाम दूसरे नंबर पर लगातार बना हुआ था। इस बीच कुलमन घिसिंग और हरका राज संपंग राय का नाम भी जेनजी प्रदर्शनकारियों की तरफ से सुझाया गया है। आपको बता दें, जेनजी में आपस में एकजुटता नजर नहीं आ रही है। जेनजी का एक धड़ा जहां सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर के पैरवी करता नजर आ रहा है, वहीं दूसरा धड़ा अभी बालेंद्र शाह के नाम की पैरवी कर रहा था। इस बीच एक अपडेट कुलमन घिसिंग के नाम को लेकर के भी, कि जहां बालेंद्र शाह ने खुद के नाम को पीछे खींच लिया, वहीं कुलमन घिसिंग के नाम की भी पुरजोर तरीके से पैरवी की जाने लगी। और फिर एक नाम और आया, वो नाम है हरका राज संपंग राय का। अब जिम्मेदारी किसे मिलती है, किसे नेपाल की कमान दी जाती है इन बेहद संजीदा हालातों में, इसको लेकर के डेवलपमेंट का इंतज़ार करना होगा। इस बीच आपको बता दें कि आज भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील ज़रूर देने की बात कही जा रही है ताकि लोग अपने ज़रूरी सामान को जुटा सकें। 2 घंटों की ढील को लेकर के जानकारी मिल रही है। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में एक बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक अब दोपहर 2 बजे तक के लिए पोस्टपोन की गई है। अभी इसको लेकर के स्पष्टता नहीं है कि क्या कुछ कारण रहे। हालांकि स्थितियां सामान्य होती नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन एक धड़ा ऐसा है अभी नेपाल में प्रदर्शनकारियों का जो शांति नहीं चाहता। ऐसा प्रतीत होता है कि ये धड़ा अभी नेपाल को और धधकते रहने देना चाहता है। नेपाल में तनावपूर्ण हालात में शायद उन्हें अवसर नज़र आता है। क्या कोई ये तीसरी ताकत है, क्या कोई बाहरी ताकत है जो नेपाल में सब कुछ शांत नहीं होने देना चाहती? इसे लेकर के आने वाले दिनों में डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य ज़रूर सामने आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि नेपाल में अचानक जिस तरीके से अस्थिरता का दौर देखा गया, वो सिर्फ जेन जी प्रदर्शनकारियों की वजह से नहीं हो सकता। डेफिनेटली कोई तीसरी ताकत है। अब देखिए, जो नाम चर्चा में है वो नाम सुशीला कार्की का। कार्की के बाद कुलमन घिसिंग के नाम पर चर्चा हुई। सबसे पहले बालेंद्र शाह के नाम का जिक्र किया गया था, लेकिन फिर अचानक सुशीला कार्की का जिक्र किया गया। अब कुलमन घिसिंग का नाम जो है वो चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। देर रात फिर जानकारी ये मिली कि सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली। इससे पहले कल जो जानकारी मिली थी कि डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर जब ये आपस में चर्चा कर रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म के जरिए जो नाम सुझाए जा रहे हैं, उसमें सुशीला कार्की के नाम को लेकर के जहां एक धड़ा फेवर में था, तो वहीं एक धड़े की तरफ से विरोध किया गया। और विरोध की वजह ये बताई गई क्योंकि सुशीला कार्की, भारत के प्रति उनका झुकाव नजर आता है। ऐसे में वो लोग सुशीला कार्की के नाम को लेकर के सहमत नहीं नजर आए। फिर बालेंद्र शाह के नाम को लेकर पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन बालेंद्र शाह ने अपने नाम को पीछे खींच लिया। और इसके बाद जो नाम आता है वो कुलमन घिसिंग का नाम सामने आता है। और अब कार्की के बाद कुलमन घिसिंग के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन फिर घटनाक्रम बदला और रात होते होते सुशीला कार्की के ही नाम को लेकर के एक बार फिर सहमति का तथ्य जो है वो साझा किया गया कि सहमति बन रही है। फिलहाल तस्वीर स्पष्ट नहीं है।
नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जारी है। सुशीला कार्की को नेपाल की कमान मिल सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देर रात हुई बैठक में एक बार फिर सहमति की जानकारी मिली। राजशाही की वापसी को लेकर के भी हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की का नाम सुझाया। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। नेपाल में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कल बातचीत हुई, जिससे देश में अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ होते दिख रहा है। बातचीत में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का नाम सामने आया। माना जा रहा है कि वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सुशीला कार्की पहले नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं और लंबे समय से सरकार विरोधी आंदोलनों का चेहरा रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुखर आवाज ने उन्हें नेपाल में विशेष पहचान दी। रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रमेश का रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। पहले अचानक तख्ता पलट, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और उसके बाद जो तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है उसमें काफी कंफ्यूजन है और एक मत नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ रमेश जुड़े हुए हैं, रमेश का मैं रुख कर रही हूँ। रमेश, सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी, एक बार फिर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पहले उनका नाम कॉइन होता है, फिर उनके नाम पर सहमति की बात होती है, फिर उनके नाम को ही लेकर के एक धड़ा जेनजी का विरोध करता नजर आता है। कुछ और नाम प्लेटफॉर्म पर सामने आते हैं और फिर ये कहा जाता है कि देर रात होते होते एक बार फिर सुशीला कार्की के नाम को लेकर के सहमति। हो क्या रहा है नेपाल में? देखिए प्रीति, कल रात 1:30 बजे तक जो काठमांडू में आर्मी मुख्यालय है वहाँ पे बैठक चलती रही, जिसमें जेएनजी के जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ सुशीला कार्की भी उस बैठक में मौजूद थी और जो सेना प्रमुख हैं वो भी बैठक में थे। और जो बात चल रही थी, देखिए जेएनजी में भी दो विचारधारा के लोग हैं। उनका मानना है कि जो सुशीला कार्की हैं वो भारत के समर्थन में है, भारत की, क्योंकि वो आप देखिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की, तो एक स्वाभाविक सा एक लगाव हो जाता है। और वैसे भी नेपाल की ढेर सारी आबादी भारत से जुड़ी हुई महसूस होती है और रोटी बेटी के संबंध है। तो कहीं ना कहीं जब इस पर बातचीत हुआ तो उसके बाद ये तय हुआ अंत में कि नहीं, सुशीला कार्की ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। भ्रष्टाचार विरोधी हमेशा मुखर रहती हैं और लगातार उनके ऊपर महाभियोग की जब कार्रवाई हुई थी तो भ्रष्टाचार लोगों के ऊपर लगातार उन्होंने एक्शन लिया था। तो सुशीला कार्की के नाम पे मोहर लग गई थी। अब पेच फंस गया है कि क्या जो संसद है उसे भंग किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं चाहते कि संसद भंग किया जाए, और जो संविधान है नेपाल का, बिना संसद भंग किए किसी भी अन्य सदस्य जो संसद नहीं है उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये पेच फंस रहा है। और मैं बता दूं कि अभी भी बैठक चल रही है काठमांडू आर्मी हेडक्वार्टर में, जिसमें सुशीला कार्की, जेएनजी के जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ पूरे नेपाल के जो सेना प्रमुख है वो उस बैठक में शामिल हैं। और ये अब संविधान के स्तर पर देखा जा रहा है क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जिससे कि अंतरिम सरकार का गठन अच्छा, ये जो नाम निकल रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बालिन शाह की बात करूं तो क्योंकि वो यूथ को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव थे, ऐसे में यूथ की पहली पसंद बालिन शाह थे। लेकिन फिर सुशीला कार्की का जो अपना मेरिट है वो उन्हें मजबूत कैंडिडेचर के रूप में प्रोजेक्ट करता नजर आया। सुशीला कार्की को लेकर के जिसका जिक्र आपने भी किया कि खुद जेनजी का ही एक धड़ा विरोध करता नजर आया, और विरोध की वजह यह कि वो भारत के प्रति उनका झुकाव है, उनका रुझान नजर आता है, और ये चीज जेनजी को पसंद नहीं आ रही। एक और नाम सामने आया, कुलमन घिसिंग का। इनके कैंडिडेचर को लेकर के कितनी गुंजाइशें और उस पर क्या बातचीत हो रही है, या सिर्फ ये नाम हवा हवाई सिर्फ चर्चाओं में बने हुए हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जेएनजी में कई धड़े हैं, कई गुट हैं, कई वो विचारधारा के लोग हैं जो यूथ को नेतृत्व कर रहे थे। उसमें से एक धड़ा चाहता था कि ये भी नाम सामने आए, पर जब नाम आगे बढ़ा तो उसमें दो ही नाम बड़े आए, एक सुशीला कार्की का, दूसरा बेलेन शाह का जो मेयर हैं। और बाद में खुद आपने देखा कि बेलेन शाह ने समर्थन दिया कि सुशीला कार्की जी को अंतरिम सरकार जो काठमांडू उसका प्रधानमंत्री बनाया जाए, और वो लगभग तय हो चुका है। अभी घोषणा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी भी बैठक अंदर चल रही है कि किस तरह से गठन किया जाए, संसद भंग करके गठन किया जाए या जो संसद है उसी में उनका अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उनका शपथ ग्रहण कराया जाए। पर अभी वो तय नहीं हुआ है। जैसे वो बैठक खत्म होगी उसके बाद हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको अवगत कराएंगे कि क्या वहाँ पे तय हुआ है। इस बीच छिटपुट घटनाओं को लेकर के भी इनपुट्स मिल रहे हैं। अभी भी स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई हैं कई जगहों पर। अभी भी जो पर्यटक फंसे हुए हैं, खास करके उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खासे ट्रेंड कर रहे हैं। खास करके मैं भारतीय पर्यटकों की भी बात करेंगे जो नेपाल गए थे, उन्हें आइडिया नहीं था कि ऐसे हालात में फंस सकते हैं। उनको लेकर के क्या कुछ तस्वीर, कुछ लोगों की वतन वापसी हालांकि हुई है।
देखिए तमाम लोग अब देखिए हवाई जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ सड़क मार्ग से बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक थे वो भारत आ रहे हैं। ये अलग बात है कि बीच बीच में उनके ऊपर उनकी बसों पे उनकी गाड़ियों पे पथराव हुआ है और एक जगह एक होटल में आग लगाने के बाद कूदने के दौरान एक जो भारतीय महिला थी उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो इस तरह की घटनाएं जरूर हुई हैं और जो भी पर्यटक गए थे वो वहाँ पे इंजॉय करने गए थे और जिस तरह वहाँ दंगा फसाद और उपद्रव शुरू हुआ, जो पर्यटक वहाँ से लौट रहे हैं वो बता रहे हैं कि रास्ते में गाड़ियां जलाई गई हैं, कई मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई है। तो इस तरह की घटना हुई है। पर लगातार जो भारतीय दूतावास है वो सेना के संपर्क में है और जहां भी पर्यटक फंसे हुए हैं, क्योंकि 300 से ज़्यादा पर्यटक महाराष्ट्र के फंसे हुए थे, वो वहाँ दूतावास के संपर्क में है और दूतावास उन्हें सेना की मदद से सुरक्षित भारत पहुँचाने का काम कर रहा है। ठीक है, बने रहिए रमेश। इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट भी बता देते हैं। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अपील की है। ज्ञानेंद्र शाह ने लोगों से शांति की अपील की है। आगजनी और तोड़फोड़ से जन धन का काफी नुकसान हुआ है। कोई भी व्यवस्था या विचारधारा नागरिक स्वतंत्रता से बड़ी नहीं है। तो देखिए अब कोशिश यही की जा रही है, अपील यही की जा रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने लोगों से शांति को लेकर के अपील की है और साथ ही साथ आगजनी तोड़फोड़ से जो नुकसान हुआ है उसका भी जिक्र करते नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी बात के समर्थन में ये कहा कि कोई भी व्यवस्था या विचारधारा नागरिक स्वतंत्रता से बड़ी नहीं है। रमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, हम जब कुछ नामों का जिक्र कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट हो सकते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए या इन्हें जनता का सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इस बीच कुछ लोग राजसी तंत्र को लेकर के भी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। इसकी कितनी गुंजाइशें लगती हैं कि मुमकिन हो सकता है? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये जेएनजी का जो ग्रुप है उसमें तमाम विचारधारा के लोग मानने वाले हैं और उसमें एक राजशाही का है। पर आप लोकतंत्र के बाद राजशाही नहीं स्थापित कर सकते और ये इस तरह का कहीं आप देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं विरोध में जरूर रहे लोग कि आप राजशाही लाई जाए, लोकतंत्र को खत्म, पर वो संभव होता नहीं दिख रहा है। जो बातचीत है 90% तक जो वहाँ से सूचनाएं आ रही हैं, जो वहाँ से रिपोर्ट मिल रही है, वो यही है कि अब वहाँ बैठक खत्म होगी, उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम का, सुशीला जी जो वहाँ पे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही, उनके नाम की घोषणा होगी। बस पेच फंसा हुआ है कि संसद को भंग किया जाए नहीं। और एक और सूचना है कि वहाँ जो पशुपतिनाथ मंदिर है, आप देखिए कि उस उपद्रव के दौरान कुछ उपद्रवियों ने वहाँ पे भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इसके कारण पशुपतिनाथ मंदिर बंद है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, वो भी इस समय बंद रखा गया है। यहाँ पर अगर मैं कुलमन घिसिंग के नाम की चर्चा करूं, उनके बारे में भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कौन है कुलमन घिसिंग। तो इनकी भी काफ़ी साफ सुथरी छवि है, बल्कि जनता के फेवर में इनकी तरफ से कई ऐसे प्रयास किए गए। खास करके नेपाल का जिक्र किया जाता है तो बताया जाता है कि 18-18 घंटे यहाँ पर पावर कट्स होते थे, लेकिन जब विद्युत विभाग में इनको नियुक्त किया गया तो कई ऐसे प्रयास किए गए जिससे नेपाल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई और जनता का पुरजोर सपोर्ट भी इन्हें मिलता है। साथ ही साथ केपी शर्मा ओली ने इन्हें बर्खास्त किया था और ये जो स्थिति थी ये भी जनता को ट्रिगर कर रही थी। और ऐसे में अब जब कई नामों की चर्चा हो रही है तो कुलमन घिसिंग को लेकर के भी एक धड़ा पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा है और खास करके उनकी एज फैक्टर को भी मद्देनजर रखते हुए कि अगर हम सुशीला कार्की पर तवज्जो देते हैं तो उनकी उम्र बनाम कुलमन घिसिंग की उम्र, एक्सपीरियंस इन्हें भी है और साफ छवि इनकी भी है। एक धड़ा काफी पुरजोर तरीके से इनके नाम की भी चर्चा कल करता नजर आ रहा था। बिल्कुल प्रीति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पर हमें देखना होगा ये आंदोलन का जो मुख्य था भ्रष्टाचार। ये सोशल मीडिया बैन एक अलग मुद्दा है, पर जिस तरह से नेपाल में भ्रष्टाचार था, जिस तरह से नेताओं की संपत्तियां बढ़ रही थी, जिस तरह से परिवारवाद था, नेताओं के परिवार के लोग हर मुख्य जो पद है वहाँ पे वो कब्जा किए हुए बैठे थे, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही थी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी चरम पे थी, ये तमाम मुद्दे हैं जो नेपाल, आप बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, इन तीनों में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा और साथ साथ आप देखिए कि गरीबी एक बड़ा कारण रहा और बेरोजगारी एक बड़ा कारण रहा। और इसीलिए युवा इसमें आप देखिए कि युवा सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसी का नतीजा है कि नेपाल की सत्ता आप देखिए तुरंत ओली को समझ में आ गया, उन्होंने गोली चलवाई, 20 युवाओं की हत्या हुई। उसके बाद उनको समझ में आ गया जब सेना ने हाथ खड़े कर दिया कि हम नेपाल के युवाओं पे गोली नहीं चलाएंगे, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद की कहानी सबको पता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से रमेश तमाम हालातों की जानकारी साझा करने के लिए। भारत नेपाल बॉर्डर पर इस बीच एसएसबी का हाई अलर्ट है। एसएसबी ने 67 नेपाली कैदियों को पकड़ा है। भारत में घुसने की ये सभी कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, इस चीज का अंदेशा है पहले से कि जो कैदी सैकड़ों की तादाद में जेलों से जेल ब्रेक कर फरार होने में कामयाब रहे, अब वो खुद को बचाने के लिए, सिस्टम से छिपने के लिए भारत का रुख कर सकते हैं। एसएसबी ने 67 ऐसे नेपाली कैदियों को पकड़ा है जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की यह कार्रवाई, हाई अलर्ट पर है एसएसबी। भारत में घुसने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। अंजिला खातून नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है।